बेटा उपसर्ग प्रत्यय के बाद तीसरा भाग है समास। ये क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? शब्द रचना की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर 3 तरीके से बताई गई है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज हम बेटा समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है कि समास शब्द का अर्थ होता क्या है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। सर्वप्रथम हमें यही बात समझनी होगी कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा करना। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर ही सामाजिक शब्दों का निर्माण होता है। इस प्रकार 2 पदों के बीच में आने वाले कुछ शब्दों का लोप करने से दोनों पद पास पास आ जाते हैं। जैसे कि प्रस्तुत चित्र में आपको बेटा उदाहरण दिया गया है 10 मुंह वाला। अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, 10 मुंह वाला, ठीक है। लेकिन इसे हम शॉर्ट रूप में अगर समझेंगे तो हम इसे कह सकते हैं दशानन। दशानन किसे कहते हैं आप? रावण को, क्योंकि रावण का दूसरा नाम क्या है? दशानन, क्योंकि इसके 10 मुख थे। तो पूरा डिटेल में हम ना बोलते हुए दशानन भी प्रयोग कर सकते हैं। और दशानन शब्द संक्षिप्त रूप हो गया है, इसीलिए ये क्या हो गया? सामासिक पद। इसी प्रकार से राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। अब राष्ट्रपिता संक्षिप्त शब्द हो गया है, ये सामासिक शब्द है। इसी प्रकार से बेटा अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को हम क्या कहते हैं? समास। बेटा देखिए हमने समास के बारे में तो पढ़ लिया कि समास क्या होता है। जब 2 शब्दों का या 2 से अधिक शब्दों का मेल होकर एक संक्षिप्त शब्द नया बन रहा है, ठीक है, तो वो हो गया है समास। अब सामासिक शब्द हो गया, लेकिन अब समास वगैरह क्या होता है? साथ ही इसमें बताया गया है कि सामासिक शब्द जो बने हैं उसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास वगैरह कहते हैं। समास से बने 2 पद को हम क्या कहेंगे बेटा? समस्त पद। अंडरलाइन कीजिएगा बेटा इसको कि समास से बने 2 पद समस्त पद कहलाते हैं और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि महाराजा, महान है जो राजा। अब इसमें बेटा समस्त जो सामासिक शब्द है, ठीक है, समस्त पद है, वो कौन सा है? महाराजा। और बेटा समास विग्रह कौन सा है? महान है जो राजा। जैसे कि बेटा हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर हम दशानन को अलग अलग करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो 10 मुख वाला हो जाएगा। और अगर हम समासिक पद समस्त पद बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? दशानन। क्लियर बेटा? अब आगे बताया गया है समास रचना। समास रचना किस प्रकार से होती है? समास रचना में 2 शब्द पद होते हैं जिनमें पहला पद पूर्व पद होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, पहला पद को हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरा पद उत्तर पद कहलाएगा। इन दोनों के मेल से बना शब्द ही समस्त पद कहलाता है। अब जैसे उदाहरण में बताया गया है गुरु और दक्षिणा। पूर्व पद कौन सा हो गया बेटा? पूर्व यानी पहले आने वाला, ठीक है बेटा। तो पूर्व पद हो गया गुरु और उत्तर पद हो गया आपके इसमें दक्षिणा। और समस्त पद क्या बना है इसका? यानी सामासिक पद क्या बना है? गुरु दक्षिणा। अब बेटा आगे इसमें आपके बताया गया है कि समास के कितने भेद होते हैं। बेटा समास के 6 भेद होते हैं। देखिए आपके एक समास में 2 भेदों को जोड़ दिया गया है, लेकिन हम इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो समास के आप यहाँ किताब में मैंने इसको कर दिया है सही, आप भी कीजिएगा कि समास के कितने भेद बताए गए हैं। यहाँ पे 6 भेद बताए गए हैं। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, 5वां कर्मधारय समास और 6ठा द्विगु समास।
अब बेटा पहला अव्ययभाव समास इसमें बताया गया है। अव्ययभाव समास क्या होता है? ये बेटा बहुत इजी है, बहुत सरल है, आप बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा और समझते जाइएगा। जैसे कि इसमें बताया गया है अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का काम करते हैं, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है बेटा? अव्यय वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और समस्त पद भी क्या होते हैं? अव्ययी होते हैं। जो हमने नेक्स्ट इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था अव्यय या अविकारी शब्द, तो बेटा इसमें यही बताया गया है कि समास का पहला पद भी अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का ही काम करते हैं, तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। जैसे प्रत्येक समस्त पद है, सामासिक पद है, और हम इसको अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? एक एक यानी प्रत्येक। इसी प्रकार से यथादेश यानी आदेश के अनुसार। बेटा सर्वप्रथम हमें इन शब्दों के अर्थ भी ध्यान देने होंगे, समझने होंगे, उसके बाद हम इसका फिर समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह मैंने आपको बता दिया था कि समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से बेटा दूसरा बताया गया तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण होता है। पहला पद कौन सा हो गया बेटा? पूर्व पद, और दूसरा पद उत्तर पद हो गया है। तो पहला इसमें पद होता है वो गौण होता है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि हम कहेंगे सब्जी वाला, तो इसमें बेटा सब्जी को बेचने वाला समास विग्रह हम करेंगे। एक चीज़ और आपको एक बात और इसमें ध्यान देनी होगी बेटा कि इसमें परसर्ग विभक्तियों का भी प्रयोग होता है। जैसे के, लिए, को, आपने कारक के परसर्ग उनकी विभक्तियां याद की हैं ना बेटा, तो उनका प्रयोग इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। ये भी बहुत बड़ी इसकी पहचान है। तत्पुरुष समास अगर है किसी शब्द में, तो हम जब उसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे वाकई तत्पुरुष समास है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब इसमें बेटा देखिए, इसमें तो बताया गया है तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग समास के रूप में ही पढ़ेंगे। पहला कौन सा है इसमें? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या बताया गया है कि कर्मधारय समास में दो स्थितियां होती हैं। पहली, जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर बेटा हम ऐसे भी कह सकते हैं इसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य, या फिर उपमान उपमेय। अगर इस प्रकार की स्थितियां इसमें पाई जाती है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। उपमान उपमेय आप जानते हैं बेटा कि जब हम किसी के बारे में बताते हुए और किसी चीज़ की उपमा उससे करते हैं तो वहाँ पे उपमान उपमेय होता है। इसी प्रकार से बेटा यह विशेषण विशेष्य होता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील गगन, नीला है जो गगन। इसके अलावा बेटा देखिए ये विशेषण विशेष्य के हो गए हैं। अब विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, हम इसके आधार पर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीला ये किसका है? ये बेटा किसका हमें ध्यान दिला रहा है? विशेषण शब्द का एक विशेषता हो गई है ना। तो इसमें कंठ, कंठ क्या हो गया? विशेष्य, और विशेषता उसकी क्या हो गई? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य के माध्यम से भी हम कर्मधारय समास को समझ सकते हैं, या फिर बेटा हम इसके अलावा उपमान उपमेय के माध्यम से भी इसे जान सकते हैं। जैसे कि उपमान उपमेय के लिए हम किस प्रकार से पहचान करेंगे इसकी? अब आपके सामने उदाहरण लिया जाता है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। आपसे कहा जाए दया सागर, दया रूपी सागर। हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई
बहुत ही सुंदर व्यक्ति है या सुंदर बालक है, हम कहेंगे कि इसका मुख तो बिल्कुल चंद्रमा के समान है। तो बेटा हमने उपमान उपमेय का प्रयोग किया ना, हमने उस मुख को किसी की उपमा दी है, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। इसी प्रकार से बेटा दया सागर, कमल नयन, कि उसके नयन कैसे हैं, कमल के जैसे सुंदर। घनश्याम, घन के समान श्याम, यह है ना बेटा। इस प्रकार से जब हम किसी की उपमा किसी के लिए देते हैं तो बेटा वहाँ पे उपमान उपमेय का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय के माध्यम से भी कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा द्विगु समास में बताया गया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है। आपसे कहा जाएगा तिरंगा, तिरंगा, इसमें तिरंगा शब्द से हमें किस चीज़ का ध्यान हो रहा है, 3 रंगों के समूह का। आपसे कहा जाएगा चौराहा, यानी 4 राहें जहाँ पर मिलती हैं। तो वहाँ पे कौन सा होगा बेटा, वहाँ पे द्विगु समास होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, संख्यावाची शब्दों का। जैसे 3 रंगों का, 9 रत्नों का, त्रिलोक 3 लोक, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। तो ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि संख्यावाची शब्द जहाँ हैं वहाँ तो आप द्विगु समास बता सकते हैं। इसी प्रकार है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि बेटा आपसे कहा जाएगा एक दंत का अगर हम विग्रह करते हैं एक दांत वाला, और एक दांत तो बेटा एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये एक हमें विशेष की तरफ इशारा कर रहा है। एक दंत यानी श्री गणेश। इसी प्रकार से बेटा चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला भगवान विष्णु। दशानन, 10 मुख वाला यानी कि रावण। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं जो कि विशेष होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से बेटा अब आगे है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर दोनों पद ही प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा दाल रोटी, दाल और रोटी दोनों ही बराबर है बेटा। इसी प्रकार से राम श्याम, राम और श्याम, भला बुरा, भला या बुरा। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। बेटा जब आपको ये समास सभी अच्छे से याद होंगे, समझ आए होंगे, तो बेटा आप इसमें अंतर अगर पूछे जाते हैं किसी भी समास के मध्य तो आप आसानी से कर सकते हैं। आशा है बेटा कि आपको ये समझ आया होगा।